हम्म। तो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन कल हुआ था, ठीक है। और ये पेट्रिशिया ओबराय वाला हुआ था, ठीक है। ये है शायद पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। सो आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है ढंग से? यस सर। ओके। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रूरल लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे भारत में, रूरल लैंड रिफॉर्म्स, उसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है, जो भी स्टेजेस थी उसकी। अभी इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है अपने फ्लैश कार्ड्स में, इन चीज़ों को तो हम इंक्लूड करेंगे जैसे जैसे जो जो चीज़ें पता चल रही हैं, वो चीज़ें हम इंक्लूड करने की कोशिश हमारी रहेगी, ठीक है। तो आप इसको सोचने की कोशिश करें कि कैसे लगा सकते हैं। हिंदी में, वैसे हिंदी में आवश्यकता है नहीं इसकी कोई। तो मुझे ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी, तान्या ने एक ऑप्शन चूज किया है, दैट इज ऑप्शन बी। ओके। सारिका आप भी कनेक्ट हुई हैं, और शिवांगी जी आप लोग भी कोशिश करें। सर मुझे ए ऑप्शन लग रहा है। ओके। शिवांगी जी ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है। एंड सारिका आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? कि बोल ना पाए तो आप मैसेज भी कर सकती हैं, तो उससे हमको पता चल जाएगा। ओके, आई होप शायद वो अभी कनेक्टेड तो हैं, बट अभी शायद ऑनलाइन नहीं है। चलिए, तो इसको हम पहले तो बी लगाते हैं जो तान्या ने सेलेक्ट किया था, उसके बाद हम ए लगाएंगे। बी ही सही आंसर है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। टीनेंसी रिफॉर्म बिगेन अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद ही टीनेंसी रिफॉर्म आ गई थी। टारगेटिंग टीनेंट सिक्योरिटी एंड फेयर रेंट्स। तो वो टारगेट कर रहा था वही जो टेनेंट्स थे उनकी सिक्योरिटी के लिए और फेयर रेंट के लिए, ठीक है। कि जो किराएदार हैं उनकी सिक्योरिटी और उनको एक फेयर जो रेंट है वही देना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आई थी टेनेंसी रिफॉर्म। उसके बाद आया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मेनली जमींदारी सिस्टम, इसको जमींदारी सिस्टम जो कहते थे पहले जो चलता था, उसको हटाया गया। इसी को अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज भी कहते हैं, क्योंकि वो बिचौलिए के रूप में रहते थे जमींदार, ब्रिटिशर्स के और किसानों के बीच में, फार्मर्स के बीच में एक बीच का पार्ट प्ले करते थे। फॉलोड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रिमूव द एक्सप्लॉयटेटिव लेयर। जो एक उत्पीड़न वाली जो एक लेयर थी, उसको हटाया गया यहां पे, ठीक है। लैंड सीलिंग एक्ट केम इन द 1960s एंड 70s टू कैप लैंड ओनरशिप एंड द रीडिस्ट्रीब्यूट सरप्लस। लैंड जो सीलिंग थी, लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि इतने तक लैंड आप ले सकते हो, जो सीलिंग हुआ करती थी वो चीजें, मतलब पहले क्या था कि कोई भी इंसान जैसे आधिपत्य कर लेता था जगह पे जाकर के, और वो पावर के थ्रू
इलीगल यू नो लेबर फोर्स का यूज करके। तो उससे वो क्या करता था कि जो जमीनें होती थी उसको एक्वायर कर लेता था। जमींदारी सिस्टम के थ्रू भी ये सारी चीजें चला करती थी। तो उस चीज को रोकने के लिए लैंड होल्डिंग लाई गई थी, जिसको लैंड सीलिंग्स भी कहते हैं। लैंड सीलिंग्स यानी इतनी दूर का एरिया आपका रहेगा और उसकी पूरी लिखा पड़ी होगी। तो वो सारी चीजें 1960 1970s में एक कैप लाया गया कि इतना लैंड ओनरशिप रहेगी और इसका रीडिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा सरप्लस। ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग was undertaken to deal with the land fragmentation primarily after 1960s but varied by state। जो कंसोलिडेशन था होल्डिंग का, यानी बहुत सारे कंसोलिडेटेड था। जमीन जमीनी अधिकार जो था वो एक जगह कंसंट्रेटेड था, यानी एक इंसान के पास कई सारी प्रॉपर्टी थी, जमीनें थी। रूरल एरियाज में देखा गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में। उसको अंडरटेक करने के लिए उस लैंड को फ्रेगमेंट किया गया, यानी उस लैंड का बंटवारा किया गया, तोड़ा गया। अब उस लैंड जिसका जिसका था, जिसके पास कागज थे या नहीं थे, जो मतलब उस पर्सन को दिया गया, जिस पर्सन को जरूरत थी, या मतलब जिस पर्सन का लैंड था, इलीगल तरीके से हथिया लिया गया था, उसको दिया गया। दैट इज वॉट द कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग was undertaken to deal with the land fragmentation, और ये 1960s में हुआ था, आफ्टर द 1960s। सो ये एक क्रोनोलॉजी रहेगी, पहले टीनेंसी रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी उसके बाद, और उसके बाद लैंड सीलिंग, और लास्ट में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। ठीक है। Which of the following are typical features of the tribal marriage system in India? जनजातीय जो शादी का एक सिस्टम होता है भारत में, उसके आपको फीचर्स बताने। सर ऑप्शन डी लग रहा है। ओके। सो तानिया सिलेक्टेड ऑप्शन डी। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ उन्होंने बताया है। सर ये लगा दीजिए। ओके, मैं हिंदी दिखा देता हूं आपको। जी। और सारिका, आप भी क्वेश्चन देख रहे हैं? ओके, आई थिंक उधर से कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, उनकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है।
ओके, आंसर चूज करें आप लोग तो हम आगे बढ़ें। ओके, अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो आप लोग राइट भी कर सकते हैं, मैसेज में बता सकते हैं। और ओके, सारिका को ए लग रहा है। सर ए लगा दीजिए आप। ओके, तो हम ए को लगाते हैं। ए इज नॉट राइट। और डी चूज किया था। सर डी। हाँ, तान्या ने। तो डी भी नहीं सही है। अब आपके पास बी और सी ऑप्शन है, यानी 50-50 हो चुका है अब। तो ओके, बी सारिका कह रही हैं। चलिए अब एक तो लगाऊंगा ही, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। बी भी नहीं सही है, यानी कि सी आंसर सही है। ठीक है, पहला, चौथा और पांचवा इन्होंने आंसर को सही बताया है। जनजातीय विवाह प्रणालियों की विशिष्ट विशेषताओं पूछी गई थी, जिसमें से पहला, चौथा और पांचवा सही बता रहे हैं ये, यानी वधु मूल्य सामान्य बात है। चौथा, कुछ जनजातियों में जबरन विवाह की प्रथा प्रचलित है। और पांचवा, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है। ठीक है, तो तीसरा जो गोत्र अंतर विवाह अनिवार्य है, ये नहीं उसमें है। और क्रॉस कजिन विवाह का प्रचलन भी नहीं है। तो ये दोनों गलत हैं इसमें, और बाकी चीजें सही हैं। ब्राइड प्राइस इज वेल नोन फीचर, इट रिप्रेजेंट द रिस्पेक्ट एंड अलायंस बिटवीन फैमिलीज। तो जो वधु का एक प्राइज होता है, वो एक वेल नोन फीचर्स है, और ये एक रिस्पेक्ट दिलाता है, एक अलायंस क्रिएट करता है, एक गठबंधन बनाता है दो परिवारों के बीच में। ठीक है, दूसरा जो इसमें क्रॉस कजिन मैरिज वाली बात है, कुछ जनजातियों में ये चीजें हैं, परंतु यूनिवर्सल नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है इट डज नॉट हैपन यूनिवर्सल, सो इट डजंट फिट व्हेन ओनली कंसिस्टेंट फीचर्स आर आस्क्ड। तो कंसिस्टेंट फीचर्स जब पूछा जाएगा तो आप उसमें क्रॉस कजन मैरिज को नहीं सिलेक्ट कर सकते। होती हैं कुछ जनजातियां करती हैं, लेकिन एक जनजातियों के फीचर्स के रूप में अगर पूछा जाए कि उनकी मैरिज का फीचर क्या है, तो उसमें ये नहीं इंक्लूड होगा। गोत्रा एंडोगेमी, मैरिंग विद इन द सेम गोत्रा। सेम गोत्रा में मैरिज करना वैसे तो हिंदू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो आता है, लेकिन ट्रिबल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ठीक है, ट्राइब्स यूजुअली फॉलो क्लान एक्सोगेमी, वो क्लान यानी कबीले की एक्सोगेमी को फॉलो करते हैं। उनका थोड़ा अपोजिट है, वो क्लान को देखते हैं, गोत्र नहीं देखते हैं। ठीक है, मैरिज बाय कैप्चर इज अ सिंबॉलिक और द रिचुअल फॉर्म is still seen in some tribes like the Bhil, though it is not violent. मैरिज कैप्चर करके करना वो एक तरीके से क्राइम दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक इनकी प्रथा है, और भील ट्राइब में ये देखा जाता है। वहां पे वायलेंस की तरीके से नहीं, बल्कि एक प्रथा के रूप में ये चीजें करी जाती। ऑप्शन फिफ्थ भी करेक्ट है। विडो रीमैरिज यहाँ पे एक्सेप्टेड है, यानी विधवा फिर से उसका पुनर्विवाह वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। और ट्रिबल सिस्टम में ये चलता है, एक सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हिंदी में ही क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है, तो आप पहले इसको हिंदी में ही देख लें, फिर हम इंग्लिश में भी इसको दिखा देंगे। रॉबर्ट के मर्टन के विश्लेषण के संदर्भ में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक समुदाय की नौकरशाही प्रकृति को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है।
इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और इसीलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आप इसको फिर से देखें, बार बार देखें। इसके फीचर्स आप चाहे नोट कर सकते हैं, जो भी आप चाहो अपनी, जैसे मैंने कहा एक कॉपी बना सकते हो, उसमें फीचर्स को नोट कर सकते हो, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको भी नोट कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, ताकि आपकी आगे गलतियां कम हो। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे नेट में, मतलब इससे इजी ही थे, लेकिन हाँ काफी मदद मिलती है। सर इंग्लिश दिखा दीजिएगा। हाँ, मैं इंग्लिश दिखा देता हूँ इसको। रॉबर्ट के मर्टन की एनालिसिस है और ब्यूरोक्रेटिक नेचर आपको साइंटिफिक कम्युनिटीज के थ्रू इसमें बताना है। सी ऑप्शन होना चाहिए। सही होगा। ओके, यस तो सर, सी हाँ होगा। सी सेलेक्ट किया है सभी ने और सी सही है। रॉबर्ट के मर्टन का कंसेप्ट है, उनकी एनालिसिस है नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, emphasized हाउ साइंस फंक्शन थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। एक ऑर्गेनाइज्ड नौकरशाह में किस तरीके से साइंस काम करता है, उस चीज को रॉबर्ट के मर्टन बनाते हैं और वो बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह में एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं, मापदंड होते हैं, जिसको वो यूनिवर्सलिज्म, कम्युनिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस और ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिज्म से बताते हैं, जिसको एक कूडोज भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो बाकी तो आपको पता ही है कि एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रोल्स होता है, कोडिफाइड रिवॉर्ड सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, विच कंटेम्परेरी इंडियन सोशोलॉजिस्ट इज नोन फॉर देयर वर्क ऑन ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्निटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज ऑन इंडियन सोसाइटी। तो आपको भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताना है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्निटी और न्यू लिबरल पॉलिसी के ऊपर काम किया है भारतीय समाज में। तो ए होना चाहिए। जैसे दीप दीपांकर गुप्ता होगा। ओके, दीपांकर गुप्ता को सिलेक्ट किया है, तो हम दीपांकर गुप्ता को लगाते हैं और राइट है, दीपांकर गुप्ता ही इसका सही आंसर है। दीपांकर गुप्ता ही ऐसे भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्निटी और सोशल इम्प्लीकेशन यानी न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो भारत में है उसके बारे में बताया है। साथ ही साथ ग्लोबल शिफ्ट को भी बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक शिफ्ट आया है और वो मॉडर्निटी की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिलता है। कास्ट में, क्लास में और आइडेंटिटी में गुप्ता critically examines how the process of modernization and globalization are reshaping Indian society। किस तरीके से जो आधुनिकरण है एवं वैश्वीकरण है उसने भारतीय समाज को फिर से रिशेप किया है और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इनइक्वालिटी भी लाया है। ठीक है, तो जो इनइक्वालिटी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में देखने को मिलती है, तो जब भी कभी पूछा जाए कि कौन से भारतीय समाजशास्त्री ने इन सभी मुद्दों को उजागर किया है और मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से, तो आप दीपांकर गुप्ता को सिलेक्ट करिए। ठीक है, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले पढ़ लें। उसके बाद हिंदी में आप बताइएगा तो मैं दिखा।
सर सी होगा। ओके, सी बताया है शिवांगी जी ने, पहला और तीसरा। यस सर, सी होगा इसका। ओके, तान्या आपको क्या लगता है, सी ही आपको भी लग रहा है? सर मुझे बी लग रहा है। हम्म, आइए पहले सी को लगाते हैं, फिर हम बी सेलेक्ट करेंगे अगर सही नहीं होगा। सही है, सी ही सही है। तो सी में पहला और तीसरा यानी सिनॉप्टिसिज्म और ग्लोबलाइजेशन, ये दो चीजें थी। क्वेश्चन था, अ पॉपुलर न्यूज चैनल ब्रॉडकास्ट रियल टाइम फुटेज ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब. Viewers from different locations tune in to watch same live broadcast, all experiencing the same news simultaneously. The channel has a massive following and its reach is vast. As people from various backgrounds and regions consume the same content, though the viewer are not directly involved in the event being broadcast, the widespread across to the same information create a sense of awareness and participation in global affairs. तो आइए समझते हैं क्यों इसका सिनॉप्टिसिज्म हुआ और ग्लोबलाइजेशन क्यों उसका आंसर हुआ। सिनॉप्टिकॉन आपने पढ़ा ही होगा, उसका पेनोप्टिकॉन का ये उल्टा होता है। जैसे पेनोप्टिकॉन रिफर्स करता है फॉर्म ऑफ सर्विलांस, वो भी है। उसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली अवेयर होता है, वॉच्ड किया जा रहा होता है, और उसको जो है एक अथॉरिटी वॉच कर रही होती है जो कि सेंटर में होती है, और मतलब एक कैमरा के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि इंसान बैठा और वॉच कर रहा हो। सिनॉप्टिकॉन में क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें पब्लिक जो है, ऑडियंस जो होती है, वो जो है अथॉरिटी को वॉच कर रही होती है। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सरकार की एक्टिविटीज को, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को पब्लिक जज कर रही है, पब्लिक जो है आइडेंटिफाई कर रही है। वो कैसे आइडेंटिफाई कर रही है, वो न्यूज के थ्रू आइडेंटिफाई कर रही है। यहाँ पे ग्लोबल न्यूज की बात करी गई थी, ग्लोबल न्यूज ब्रॉडकास्ट चैनल की बात करी गई थी। अब वो ग्लोबल न्यूज जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वो हर जगह टेलीकास्ट हो रहा है और सेम न्यूज हर जगह देखी जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग व्यूअर्स होंगे, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट कंट्रीज के, वो अपनी अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। तो एक तरीके से वो वॉच आउट कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए अभी इस समय करंट में जैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड वॉर्स थी, और जो डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, और ये सारी चीजें जो है ग्लोबल मीडिया बहुत दिखा रहा है और यहाँ का मीडिया भी दिखा रहा है। तो वो न्यूज़ फ्लैशेस हो रही हैं डिफरेंट वेज से। सो ये जो ट्रेड वॉर है, ये जो वॉर इन मिडल ईस्ट है, वो सारी चीजें अलग अलग रूप से दिखाई जा रही हैं डिफरेंट कंट्रीज में। सो पीपल आर अवेयर अबाउट दैट, बट पीपल एग्जैक्टली सीन दैट थ्योरी इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस। ग्लोबलाइजेशन भी एक इसका पार्ट है, क्योंकि ग्लोबल रीच तो हो ही रही है ना, आप ग्लोबल न्यूज सुन रहे हो ग्लोबल चैनल की वजह से, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, सो दैट इज वाई ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के ही ऊपर एक दूसरा भी क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इफेक्ट्स पूछा है ग्लोबलाइजेशन के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, सामाजिक जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है। अ, सर डी सी ऑप्शन होगा। ओके, सी सेलेक्ट किया है शिवांगी जी ने, पहला, चौथा और पांचवा। तो सर सी होगा। ओके, सारिका आपको भी सही लग रहा है? सर एक बार हिंदी दिखा दीजिएगा। हाँ, मैं हिंदी दिखा देता हूँ।
अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस तरह के क्वेश्चन ही मिलते हैं ज्यादातर, बहुत पास रहते हैं मतलब ऑप्शंस। यस सर, सी होगा। ओके, सी लगाते हैं और देखते हैं। ये सी राइट है। ठीक है। पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। राइज ऑफ कंज्यूमर कल्चर। ग्लोबलाइजेशन, आपको पता ही है कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड करता है मार्केट को, ट्रेडिंग सिस्टम को, और बहुत सारी चीजें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत तेज हो जाता है इसकी वजह से, और काफी तेज हुआ भी है। माइग्रेशन बहुत तेज हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन देखने को हमको मिलता है। तो कंज्यूमर कल्चर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूम करने लगते हैं लोग अलग अलग चीजों को, डिफरेंट कंट्रीज की चीजों को, जैसे कि मोस्टली देखने को मिल रहा है समाज में, आप देख ही रहे होंगे। फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली बूम पे चला गया है, मतलब बहुत तेजी के साथ एक्सप्लोड हो गया है उसका, और एक्सपेंशन हो गया है, जो कि हमको देखने को मिल ही रहा है। डिक्लाइन ऑफ लोकल आइडेंटिटीज, डेफिनेटली वो तो एंथोनी गिडेंस कहते ही हैं कि ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं जो है लोकल चीजों को बाहर ले जाता है और लोकल आइडेंटिटीज को डिक्लाइन कर देता है। हम बाहर की कल्चर को अपनाने लगते हैं और दूसरे कंट्रीज बाहर के कल्चर को अपनाने लगते हैं। तो वो कहीं का कल्चर कहीं फेमस हो जाता है, और जिसकी वजह से वो हम अपने खुद के कल्चर या लोकल आइडेंटिटीज को काफी हद तक डिक्लाइन कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं है बल्कि स्टेटमेंट्स काफी लंबे लंबे हैं, तो आप इसको पहले पढ़ें। अ, ये एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर और इमर्जेंट क्लास रिलेशन इन रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी के ऊपर है। सर ए होगा। ओके, ए बताया है शिवांगी जी ने। यस सर, ए होगा। ओके ओके, और तान्या आपको भी ए लग रहा है? यस सर। ये ए को लगाते हैं, यानी यस, राइट, आप लोग समझ पाए। क्योंकि फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि रूरल सोसाइटी इन एग्रेरियन इकोनॉमीज इज स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रूरल सोसाइटी तो एग्रीगेरियन यानी कि एग्रीकल्चर में वो चेंज होती रहती है, और उसमें इकोनॉमीज मतलब अर्थव्यवस्था के रूप से भी अगर उसको देखा जाए तो वो चेंज देखने को मिल जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो चेंज ना हो और ऐसा कुछ हो। तो ये चीज गलत हो जाती है, इस वजह से फिफ्थ तो गलत है, तो इस वजह से पहला वैसे भी हो जाता है। और भी देख लेते हैं, जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी गलत ठहरा रहे हैं।
द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज ऑफन क्रिएट्स न्यू क्लास डिवीजन। जो आप मतलब इधर बीते हुए सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शलाइजेशन बहुत देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी उसका एक पार्ट है, और बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एग्रीगेरियन सोसाइटी, वो भी उसका एक पार्ट है। तो इस वजह से जो क्लास का डिवीजन यहाँ पे कहा जा रहा है, और विद सम पीजेंट बेनिफिटिंग वाइल अदर रिमेन्स इम्प्रोवाइज्ड। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है कि कुछ लोग जो है इसमें बेनिफिट करते हैं, कुछ लोग इम्प्रोवाइज्ड इम्प्रूव करते रहते हैं, क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऐसी चीज है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं और वो अपना पार्ट उसमें प्ले करते हैं। लेकिन ये चीज इसमें गलत लिखी हुई है, जैसे कि जो इसमें सॉरी, ये फोर्थ वाला मैं बता रहा था, इसमें गलत नहीं बल्कि ये तो सही चीज लिखी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट वाले में बता रहा था कि सेकंड स्टेटमेंट, पीजेंट इन एग्रीगेरियन सोसाइटी इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू फ्यूडल रिलेशंस एंड विच प्रिवेंट सोशल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सारे के सारे पीजेंट जो है ट्रैप्ड नहीं होते हैं फ्यूडल रिलेशन में। ठीक है, और सम में एक्सपीरियंस सोशल मोबिलिटी थोड़ो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर मीन्स। कुछ लोग जो है जो कमर्शलाइजेशन आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे उनको मदद भी मिली है, और उससे मतलब उनका जो एक बिजनेस है, एक एग्रीकल्चर बिजनेस है, वो भी काफी इम्प्रूव्ड हुआ है। तो सारे पीजेंट्स जो है फ्यूडल जो रिलेशनशिप रहा है, जो सामंतवादी, उसमें ऐसा नहीं फंसे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट्स काफी लंबे लंबे थे, लेकिन पहचानने की आवश्यकता थी इसमें। ओके, ये क्वेश्चन महात्मा गांधी जी के ऊपर है, सर्वोदया कंसेप्ट के ऊपर है, द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदया, जो कि प्रपोज किया था एम के गांधी जी ने। तो आप पढ़ें इसको। सर ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी बताया है तानिया ने। यस सर, बी लगा दीजिए आप। ओके, ओके शिवांगी जी, आपको भी बी ही लग रहा है? लगा दीजिए भी फिर, ओके, ओके, अगर नहीं सही होगा तो बताती हूँ। गलत है ये। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन जो फोर्थ है ना वो गलत है इसमें। हाँ, तो इसमें पर्सनल ग्रोथ ग्रोथ लिखा है ना, वो नहीं होगा। ओके, तो आप कौन सा ऑप्शन? थर्ड फिफ्थ, सर सी होना चाहिए आई थिंक। सी सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि सही कहा शिवांगी जी ने, सर्वोदया इंकरेजेस इंडिविजुअलिज्म with a focus on personal growth as the key to societal progress। पर्सनल ग्रोथ उसमें नहीं आएगा। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को तो इंकरेज करता है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं सर्वोदया को। सर्वोदया वैसे तो फोकस्ड करता है वेलबींग के ऊपर ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सारे के सारे जो भी जन हैं उनके इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से और उनके भलाई के लिए सर्वोदया कार्य करता है। उसमें कोई भी मार्जिनलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से सभी के लिए सर्वोदया
ठीक है, वो खुद शब्द भी कह रहा है। दूसरा सही नहीं था। गांधी रिजेक्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द एज द मेन ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस एंड इंस्टेड प्रमोटेड सिंप्लिसिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने हमेशा जो है सेल्फ रिलायबिलिटी के ऊपर, सेल्फ रिलायंस के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सिंप्लिसिटी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर कार्य किया था, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की कोई ऐसी बात करी। गांधी जी विजन ऑफ सर्वोदया एम्फेसाइज डिसेंट्रलाइजेशन। वो तो आपको पता है कि गांधी जी सेंट्रलाइजेशन के विरोध में थे कि एक जगह पावर कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, उस पावर जो है सभी के पास होनी चाहिए। साथ ही साथ मतलब जो एक चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो गांव तक भी होनी चाहिए, गांव में भी अपना उनकी खुद की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, ये उनका मानना था। सर्वोदया भी उसी का एक पार्ट है। सर्वोदया एम्फेसाइजेस कलेक्टिव वेलबींग और ओवर इंडिविजुअल, सो पर्सनल ग्रोथ अलोन इज नॉट द फोकस। पर्सनल ग्रोथ इसमें फोकस नहीं होगा, बल्कि सर्वोदया यानी सर्व सभी के लिए एक दया भाव और एक मतलब वेलबींग की बात रखना, कलेक्टिव थिंकिंग रखना, उस तरह की भावना रखना, वो चीज यहां पे रहेगी। गांधी जी बिलीव्ड दैट ट्रू प्रोग्रेस इज स्पिरिचुअल नॉट बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। तो उनका मानना ही था कि सच्ची जो प्रोग्रेस है वो स्पिरिचुअलिटी में है, जो है मटेरियलिज्म में नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें थी और ये क्वेश्चन सर्वोदया के ऊपर था। ओके, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर हम इसको जो है समाप्त करेंगे। आपको ई गवर्नेंस और सर्विलांस सोसाइटी से संबंधित जो यहाँ पे करेक्ट लग रहा है उसको आप देख सकते हैं। सर ऑप्शन ए। हाँ ओके, ये यस ऑप्शन सर, ये होगा। ए बताया है। हाँ, तो हम इसको ए लगा के देखते हैं और ये सही है, ज्यादा इसमें डिस्कस करने वाली बात भी नहीं है। डिजिटल एक्सेस होता ही है, पेनोप्टिकॉन एक सर्विलांस का एक फीचर है ही। फिर बायोमेट्रिक यूज तो होता ही है। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन सही हैं। बेस्ट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ अकॉर्डिंग टू जीएच मीड। ये तो क्या नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट से आपको बताना है। सर एक बार हिंदी दिखा दीजिएगा इसका। ओके, सर इसका डी लग रहा है। ओके, डी लग रहा है सारिका को। और मुझे भी डी लग रहा है। ओके, ओके, आइए डी को लगा के देखते हैं। डी सही आंसर है। ठीक है, और डी यही कह रहा था कि जो सेल्फ है वो अराइजेस होता है सेल्फ सोशल इंटरेक्शन से, स्पेशली जब आप रोल ले लेते हैं अदर्स के कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो वो चीजें हैं। बाकी आप इसको वीडियो जब आप प्ले करिएगा तो रोक करके एक बार पढ़ लीजिएगा आई और मी के कंसेप्ट को। वैसे आपने पढ़ा है तो इतना वैसे कंफ्यूजन की आवश्यक
नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी। ओके, तो यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर दे रखे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन दे रखा है। आप पढ़ें कि क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था किसने। जीबी पंत हैं, बिरसा मुंडा हैं, ज्योतिराव फुल्ले हैं और नारायण गुरु हैं। सर ए होगा। ओके, शिवांगी जी ने ये सिलेक्ट कर लिया है और आप लोग भी बताएं। यस सर, ए होगा। ओके, सिलेक्ट किया है। और सारिका, आई आई होप आप भी। यस सर, लगा दीजिए। ये सही आंसर है, क्योंकि जीबी पंत जी जो है एक की फिगर थे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के और गवर्नेंस ऑफ उत्तर प्रदेश जाने जाते हैं। ठीक है, जीबी पंत रहे थे, आई थिंक पहले गवर्नर थे शायद उत्तर प्रदेश के, जीबी पंत ही थे। मैं इतना ध्यान नहीं मतलब है, लेकिन शायद पहले गवर्नर यही रहे थे जीबी पंत, या नहीं सरोजनी नायडू थी शायद। मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पहले उत्तर प्रदेश की शायद गवर्नर ये थी, या तो जीबी पंत जी शायद बने थे सीएम, मतलब ऐसा कुछ था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो है वो आपको पता ही है कि भील और उधर समुदाय से, मुंडा समुदाय से बिलोंग करते हैं, और ये ट्रिबल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो है इन्होंने चलाया था अगेंस्ट ब्रिटिश और लैंडलॉर्ड्स। ज्योतिराव फुल्ले आपको पता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना करना और उस बैकवर्ड क्लास के लिए जो है लड़ना, और गुलामगिरी जो है इन्होंने लिखी थी बुक। ठीक है, नारायण गुरु वही एसएनडीपी मूवमेंट चलाने वाले। ठीक है, तो इन्होंने टेम्पल इंट्री मूवमेंट और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस इन केरला में चलाया था। ठीक है, तो देखिए वही सोशल मूवमेंट्स, कभी रिफॉर्मर का भी पूछ लिया जाता है कि उन्होंने क्या क्या किया था, उस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ पहले चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ लिखा हुआ है पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद गोविंद बल्लभ पंत, और पहली जो गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, यूपी की। तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो जो है चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे उत्तर प्रदेश के। तो ये यूपी स्पेशल जो अभी पूछा जाने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन्होंने एक की रोल प्ले किया था इंडियन इंडिपेंडेंस में और पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नेंस। ठीक है, ओके। एक चीज यहाँ पे और लिखी हुई है वो मैं बता देता हूँ। Narayan Guru was a Kerala-based saint and reformer who emphasized one caste, one religion, one God for all. Led temple entry and equality movement. तो इन्होंने ही कहा था कि एक कास्ट, एक धर्म और एक भगवान सबके लिए। ठीक है, तो कभी भी ऐसा लिख करके पूछा जाए कि किसने कहा था, वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट फॉर ऑल, दैट इज नारायण गुरु। तो वो नारायण गुरु थे। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, फिर जो है समाप्त करते हैं। मिशेल फोको का है और क्रोनोलॉजी से लगाना है उनके वर्क को। सर बी होना चाहिए। ओके, बी तानिया कह रही हैं। बी तो नहीं होना हम्म हाँ चाहिए। क्योंकि ए और डी इसमें सेम ऑप्शन है। हाँ, हम्म वही ई और डी होना चाहिए। ओके ओके, हाँ इसमें देखिए इस तरीके से गलतियां होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे नेट में भी होती हैं, यहाँ पे भी गलती है। ए और डी सेम ही ऑप्शन है। ओके, तो हम ए को लगाते हैं पहले। ए तो नहीं सही है। ओके,
बी को बताया था, बी भी नहीं सही है। ओके, एक्चुअली वो एक सही है एक गलत है, बट ऑप्शन दोनों एक ही है। मैडनेस और सिविलाइजेशन जो है 1961 में आया था। ट्रेस्ड द हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ मैडनेस एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन। ठीक है, 1961 में आया था मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में। वो एक्सप्लोर्ड करा था एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन एंड सर्विलांस। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 1976 में आया। इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ बायो पावर एंड हाउ सेक्सुअलिटी इज रेगुलेटेड। और टेक्नोलॉजीज ऑफ द सेल्फ 1982 में लेक्चर था इनका। एग्जामिन्ड हुआ था हाउ इंडिविजुअल शेप एंड ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स थ्रू सेल्फ प्रैक्टिसेस। तो ये मिशेल फोको के सेल्फ एंड पावर के कंसेप्ट के ऊपर वर्क था। ठीक है, उसी से संबंधित ये बुक्स थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जो है अभी आज मैंने आपको जैसे फ्लैश कार्ड तो बता ही दिया है, तो वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा कल, ताकि हम उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी इस तरीके से मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे साइड बाय साइड जो है हम करते रहेंगे। अभी मैं एक दिन जो है आपको मैंने बताया ही था कि हम जो फोक वेज, मोड्स, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, नॉर्म्स, इन सभी को लेकर के एक डिस्कशन रखने वाले हैं। ठीक है, और उसमें जो है डिस्कशन रखेंगे, साथ ही साथ जैसे हम देखेंगे भी, थोड़ा से मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की, और उस दिन जो है वीडियो के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इन चीज़ों के बीच में। और जो है कोशिश करेंगे जो कंफ्यूजन बना रहता है टॉपिक्स को लेकर के वो दूर हो पाए उस दिन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसकी वीडियो मैं डाल दूंगा तो आप लोग देख लिया करना कि आप लोगों से गलतियां कहाँ हो रही हैं, और क्वेश्चंस के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच।